नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो हर रोज़ की तरह एक नए मुद्दे के साथ हाज़िर हैं आपके सामने। मेरे साथ मौजूद हैं अ, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, लेखक और रिसर्चर जितेंद्र चौरसिया जी। काफ़ी लंबा प्रोफ़ाइल है जितेंद्र जी का और बहुत सारे काम एक साथ करते रहते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं, रिसर्च भी करते हैं और राजनीति का विश्लेषण भी करते हैं। एक मुद्दे पे अक्सर बात होती है इस देश के अंदर एक नैरेटिव गढ़े जाने का प्रयास होता है। ऐसा होता भी है, नहीं होता है, मैं इस पे कोई स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अपनी-अपनी धारणाएँ हैं, अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, कुछ सवाल ज़रूर मन में खड़े होते हैं। उन सवालों को लेकर के आज जितेंद्र भाई के साथ बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं के वोट को लेकर के। इस देश में पिछले 10 सालों में और ख़ास तौर से कहें कि एनडीए की सरकार के पार्ट 2 से ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैलाई गई और लागू की गई कि महिलाएँ पुरुषों से हट के वोट करती हैं। एक घर में पति एक पार्टी को वोट करता है तो महिला दूसरी पार्टी को वोट करती है। और इसको कहा जाता है कि तबके में और हर क्षेत्र में ऐसा होता है। अब चूँकि राजनीतिक जानकार भी हैं और समाजशास्त्री भी हैं, समाज का विश्लेषण भी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं जितेंद्र भाई, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं भी अ, ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि से आता हूँ। बात अलग है कि सारा जीवन और पढ़ाई-लिखाई जो हुई वो अर्बन एरिया में हुई, लेकिन गाँव से जुड़ाव था जब-जब छुट्टियाँ होती थीं और अपने मदर-फादर के साथ मैं भी गाँव जाता था और गाँव के परिवेश से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। राजनीति को जब से समझना चालू किया, उस समय भी ग्रामीण परिवेश को बहुत अच्छे से देखा और समझा। मुझे लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ आज भी पति-पत्नी तो छोड़िए, लगभग पूरा जो परिवार होता है, वो एक तरफ वोट करता है। लोकल पंचायत के जो चुनाव होते हैं, उनको अगर एक बार छोड़ भी दें, उसमें भी बहुत ऐसा होता नहीं है कि एक परिवार 2 धड़ों में बँट जाए। वो जब ज़मीन का कोई विवाद हो और लड़ाई हो उस परिवार के अंदर, आपसी मतभेद हों, उनको लेकर के वो खुले 2 पार्टियों में जाते हैं। लेकिन अगर परिवार संगठित है, साझा चूल्हा जिसको हम बोल सकते हैं अगर है, तब ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि परिवार के सदस्य 2 भागों में बाँट वोट वोट करते हो और फिर भी मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है 2 भागों में वोट करते हो। लेकिन पति-पत्नी अलग-अलग वोट करते हो कि महिला कहीं वोट कर रही है और पुरुष कहीं वोट कर रहा है। यही मामला अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के भी कहा जाता है। अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएँ मोदी जी के जो तमाम सारे रिफ़ॉर्म्स हैं, ट्रिपल तलाक को लेकर के और तमाम तरह के कानूनों को लेकर के, महिलाओं में इतना उत्साह है कि महिलाएँ जाकर के सीधे मोदी जी को वोट करने लग जाती हैं। जबकि उनको पता है कि उनके घर के पुरुषों के साथ किस तरह के भय का वातावरण पूरे घर में बना रहता है। तब क्या ये यकीन करने लायक है, जितेंद्र जी? इस पर मैं आपकी राय ज़रूर चाहूँगा। और इसीलिए मुझे लगा चूँकि आप समाज का अध्ययन करते हैं, समाज का विश्लेषण करते हैं, आप इस पे एक सटीक राय रख सकते हैं। जी विवेक भाई, महिलाओं की स्थिति को यदि हमें बारीक परीक्षण करना है तो हमें 3 पहलुओं पे ध्यान देना होगा। पहला तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति पे यदि हम ठीक से बात कर पाएँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। महिलाओं के समाज में क्या स्थिति है, उनकी अभी आर्थिक स्थिति क्या है या उनकी राजनीति में क्या स्थान है। जब हम इन 3 पहलुओं को समझेंगे तो पूरी तरह से हम समझ पाएँगे कि जो लोग एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि एनडीए की सरकार में महिलाएं अलग वोट कर रही हैं, पुरुष अलग वोट कर रहे हैं, तो उसमें हम समझ पाएंगे कि वस्तु स्थिति क्या है। विवेक भाई देखिए, महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो हमारे देश में 1947 के पहले के भारत और अभी के भारत में निश्चित रूप से अंतर आया है, पर वो अंतर बहुत ही धीमा है और निश्चित रूप से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। चाहे वो हिंदू कोड बिल की चर्चा के बाद जो नए उनको अधिकार मिले महिलाओं को, उसके बाद की स्थिति रही हो, उसके बाद से उनके अधिकार तो मिले हैं पर उन अधिकारों का
किस प्रकार से क्रियान्वयन हुआ है या फील्ड में उन्हें किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया है, इसमें काफी अंतर है। इस विषय पे मैं पूरी तरह से कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में, पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से रही है। मैं निश्चित रूप से जो विकसित राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका जैसे राष्ट्रों में भी विवेक भाई की उनकी आजादी 1776 में हो गई थी, पर उनको भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार देने में 144 साल लग गए थे। मताधिकार, पूर्ण रूप से मताधिकार उनको 1920 में मिल पाया। हमारे देश में निश्चित रूप से महिलाओं के सामाजिक जीवन में तरक्की हुई है, पर वो बहुत धीमी है। राजनीतिक जीवन में भी तरक्की हो रही है, पर वो भी बहुत धीमी है। आर्थिक क्षेत्र में भी तरक्की धीमी है। कैसे, अब इसके बारे में बात कर लें यदि हम, तो यदि हम 1947 के बाद की स्थिति को देखें तो महिला 1947 में तो महिलाओं की स्थिति, यदि सामाजिक स्थिति का हम आकलन करें तो विवेक भाई, जब वोटर लिस्ट बनने का काम चालू हुआ, चुनाव से ही बात करते हैं, जब वोटर लिस्ट बनने का काम चालू हुआ तो 1948 में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई थी कि 17 करोड़ 30 लाख मतदाता उस समय बना वोटर लिस्ट में आए, या उसमें से करीब 28 लाख महिलाएं ऐसी थी जो अपने पतियों के नाम नहीं बताया, क्योंकि उस समय ऐसा एक चलन था कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी। हाँ, वो सामाजिक परिवेश हमारा ऐसा है जिसमें महिलाओं के द्वारा पतियों का नाम लेना उस समय बड़ा वो माना जाता बड़ा होता। दूसरी ये बात थी कि महिलाओं को नाम तक नहीं दिया जाता था, ये सामाजिक स्थिति थी। उसमें निश्चित रूप से तरक्की हुई है। 28 लाख महिलाएं इस कारण से मत नहीं दे पाई थी क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाया था, इसलिए क्योंकि वो थी किसी, मान लीजिए कि राम गोपाल की बेवा, ऐसे नाम आए, कि पप्पू की पत्नी या मनोहर की माँ, ऐसे नाम महिलाएं बताती थी। बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं आप ये, कि मतलब उनके आइडेंटिफिकेशन उनके पतियों से या उनके पुत्रों से किया गया, बिल्कुल। उनका खुद का नाम। ये 1947 के बाद की बात है, जबकि वोटर लिस्ट बन रही थी, तो ऐसे 28 लाख महिलाओं के नाम नहीं जुड़ पाए थे। तो ये स्थिति यदि हम शुरू से देखेंगे तो आज की स्थिति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। आज महिलाएं सामाजिक रूप से कुछ सुदृढ़ हुई हैं, पर ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत परिवर्तन आया। उसको हम आकलन कैसे कर सकते हैं कि क्या चेंजेज हुए हैं? तो इसका आकलन ऐसे किया जा सकता है कि जब हम पहली बार महिलाओं ने 1957 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था वो 5%, केवल 5% महिलाएं ही चुन के आई थी। 45 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। लोकसभा का पहला जो चुनाव हुआ था उसमें 22 महिलाओं ने लगभग चुनाव जीता था। वो था तो 50% महिलाओं ने चुनाव जीता था, पर भागीदारी बहुत कम थी। तो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, पर वो उतनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि जो मौजूदा लोकसभा 18वीं लोकसभा है, इसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है लोकसभा में वो केवल 14% है। 74 महिलाएं ही जीत के आई हैं। पार्टिसिपेशन भी महिलाओं का राजनीति में कम है विवेक भाई। पार्टिसिपेशन, चूंकि जो महिलाएं जितनी चुनाव लड़ी वो केवल 797 महिला ही भागीदारी थी इस चुनाव में। यदि 2019 के चुनाव में चले जाएं तो 78 महिलाएं जीत के आई थी। इस बार वो 4 महिलाएं, वो भी कम हो गई। प्रतिनिधित्व की हम बात कर रहे हैं ना लोकसभा में, देश में कि महिलाओं की क्या स्थिति है। तो और इसके पहले के चुनाव में 2014 में वो और कम था, 62 था। इसके पहले 2009 के चुनाव में वो 58 महिलाएं ही लोकसभा में थी। राज्यसभा में भी 13% 14% का भी प्रतिनिधित्व है लोकसभा में। राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। राज्यसभा में अभी के मौजूदा हालात में 31 महिलाएं, केवल 31 महिलाएं ही राज्यसभा में सदस्य हैं। तो राजनीति में, राजनीतिक रूप से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है सेंट्रल की पॉलिटिक्स में, वो 1957 में जो 5% था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 13% तक हुआ है। भारत की सरकार 33% आरक्षण की बात कर रही है, बिल लेके आई है। 33% यदि आरक्षण होता है तो ये संख्या होगी 180 की। आज हम 74 पे खड़े हैं। 74 से 180 तक का सफर तय करना है। 1957 में ये संख्या 22 थी, आज हम 74 तक पहुंचे हैं। तो ये एक तरक्की, लगभग दुगने से भी ज्यादा अभी यात्रा करना बचा हुआ। लेकिन सवाल दूसरा है जितेंद्र भाई, सवाल ये है
कि क्या देश में ये संभव है कि महिला और पुरुष, खासतौर से ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में मैं मान सकता हूँ कि वहाँ उनकी महिलाओं, म्यूट कर लीजिए जरा, कि वहाँ महिलाओं की मंडलियां होती हैं और महिलाओं की मंडलियां मिल करके जो ग्रुप्स होते हैं उनके तमाम सारे, और जो अलग अलग संगठन महिलाओं के बने होते हैं, तो उसमें वो डिसाइड कर ले ठीक है हम लोग सब इकट्ठा होकर के, शहरों में हो सकता है मैं मानता हूँ, लेकिन ग्रामीण परिवेश में और खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय में क्या ये संभव है कि महिलाएं अपने परिवार के पुरुषों के विपरीत जाकर के वोट करें, और खासतौर से एकदम विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ वोट करें? जिस परिवेश में वो रह रही हैं, वहां का जो जो वहां की विचारधारा, उस परिवेश की या उस परिवार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को तोड़ते हुए वोट करें, क्या ये संभव है? सवाल ये है। विवेक भाई, यदि एक सर्टेन परसेंट जो 3-4% छोड़ दें, तो मेजोरिटी में मोर देन 90% ये संभव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है और हमारा जो पूरा एक तारतम्य है इस देश का, वो पुरुषों पे डिपेंड करता है और ये पितृसत्ता का देश रहा है और पीढ़ियां लग गई हैं इसको कि महिलाओं को जो अधिकार हैं या महिलाओं की जो स्थिति है पीढ़ियों ने दबाया है। उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं या उनके जो अधिकारों को सीमित किया गया है, ये लंबा इतिहास रहा है हमारे देश का। तो अभी तो इतना जल्दी ये होता नहीं दिख रहा है कि कोई ग्रामीण परिवेश में स्पेशली बात करें, यदि जिला मुख्यालय से आप 15 किलोमीटर भी दूर निकल जाएं तो गांव के क्षेत्रों में तो ये होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूं और गांव की महिलाओं के संदर्भ में कई बार उनसे मुलाकातें भी होती हैं, तो उनसे बात करते हुए ये साफ तौर पे देखा जाता है कि पुरुष का प्रभाव ज्यादा है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पंचायतों में 50% आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को, वो पहले 33% था, 2009 में उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया, पर आज भी क्या महिलाएं वास्तविक रूप से सरपंच बन पाई? नहीं बन पाई, क्योंकि सरपंच पति ही सरपंच पूरी पंचायत चलाता है। न केवल सरपंच, इवन मैं तो कह रहा हूं कि जो विधानसभा में 10% से कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, लगभग सभी राज्यों में ऐसा है। 4-6 राज्य छोड़ दीजिए तो लगभग 20 राज्यों में अभी भी 10% से कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। लेकिन जो भी है उसमें भी विधायक का पति ही विधानसभा चला रहा है, ज्यादातर जगहों पे ऐसा देखा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता विवेक भाई कि अभी वो स्थिति इस देश में आ गई है। हालांकि ये लोकतंत्र में विकास हो रहा है, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर में विकास हुआ है, पर इतना विकास हुआ है जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता ये हूं, और सारी सभी लोग चाहेंगे कि महिलाएं इतनी जागरूक हों कि वो अपनी विचारधारा खुद से डेवलप करें, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, आपकी विचारधारा धीरे धीरे वैसे ही विकसित होती है। बचपन से मैं जिस परिवार में रहा, मैं पैदा पैदा लिया हूँ जिस परिवार में, और जिस परिवार में मेरी परवरिश हुई है और बड़ा हुआ हूँ, राजनीतिक चेतना कम से कम, सामाजिक और राजनीतिक चेतना धीरे धीरे वैसे ही विकसित होती है। आज भी आप अगर देखें तो मैं बात कर रहा हूँ युवाओं की, जो जितने भी पढ़े लिखे हों और कितने भी वो हों, लेकिन अब वो धीरे धीरे बदल रहे हैं इस बात को लेकर के, जो पारिवारिक दुश्मनियां लोग पीढ़ियों तक निभाते थे, वो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि नई पीढ़ी आ रही है, पढ़ी लिखी पीढ़ी आ रही है, चिंतनशील पीढ़ी आ रही है, वो चिंता करते हैं अपने भविष्य की, और उनका उनका जो सोच है वो बदल रहा है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और झगड़े में कुछ रखा नहीं है, प्रोग्रेस करनी है तो झगड़ों को खत्म करना है। पहले होता था कि घर में कोई विवाद हो गया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा था, वो बहुत कुछ थमा है, लेकिन पूरी तरह भी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे परिवार जो रिश्तेदारों के होते हैं, जिनको आप जानते हैं, उनसे अगर आप बात करते हैं, उन परिवारों को देखते हैं, और खासतौर से जो पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश को लेकर के जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ बहुत कोई एक केस निकलता है कि किसी महिला प्रधान ने जाकर के बड़ा अच्छा काम किया और खुद जाकर के उसने वीडियो से बात करना, बैठकों में जाना चालू कर दिया। यहाँ तक बैठकों तक में केवल साइन करने के लिए अधिकार होता है उन महिला प्रधानों का, या जो सरपंच होती हैं उनको। बाकी काम तो सारा उनके पति करते हैं। एक महिला अगर कोई, या उस एरिया में तो बहुत कम चुनिंदा वो खबरें बनती हैं, वो सुर्खियां बनती हैं। जैसे मैं नाम भूल रहा हूँ, राजस्थान से एक महिला सांसद चुनी गई हैं, उनके पति कांस्टेबल हैं, संगीता जाटव या इस तरह का कुछ नाम है उनका, सुनीता जाटव जो भी है। उनको क्यों टिकट मिला लोकसभा का? क्योंकि उन्होंने खुद से मेहनत की, पति
पुलिस में कांस्टेबल थे, बहुत पारिवारिक बैकग्राउंड उनका कोई पॉलिटिकल नहीं था, उनके कोई ससुर साहब के बड़े भाई राजनीति में दखल रखते थे और वहां महिला सीट हुई तो उनको जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया गया। और उसके बाद उन्होंने जो मेहनत की और वहां लोकप्रियता उनकी खुद की बढ़ी, संगीता जाटव या जो भी नाम, सॉरी अगर इसमें गलती हो तो एक बार सुधार लें, तो उनकी खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ी और उनको टिकट मिला और वो सांसद विधायकी का चुनाव थोड़े वोट से हारी लेकिन संसदीय वो जीत गई। इस पे स्टोरी होती है। आप सोचिए जिस देश में किसी महिला का खड़े होकर के राजनीति में एक कदम बढ़ाना सुर्खियां बनती हो, उस देश में कम से कम अभी तो ये संभव नहीं लगता ग्रामीण परिवेश में कि वो महिलाएं निकल करके वोट करेंगी। दूसरा सवाल अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के है, तो उस पर भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सोचा नहीं जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं खासतौर से तब जब एक खाई बढ़ाने का प्रयास सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा हो, सत्ता पक्ष की तरफ से न कहें क्योंकि प्रधानमंत्री के तमाम विवादित बयान आ गए कि कार के नीचे अगर कोई कुत्ता भी आ जाता है तो दुख होता है इस तरह की, और कपड़ों से पहचाना जाता है आतंकवादी कौन है, जो ज्यादा बच्चे पैदा, किस तरह की भाषा का प्रयोग अगर हो वहां, अगर महिला, आप उम्मीद करते हैं कि उस विचारधारा के लोगों को निकल करके वोट दे। अब सबसे बड़ी चीज देखिए कि आखिर फिर ये नैरेटिव गढ़ा क्यों जा रहा है जितेंद्र जी, मतलब पॉलिटिकली। अब हम समाज शास्त्र से राजनीति शास्त्र की तरफ जाते हैं कि आखिर फिर ये नैरेटिव गढ़ा क्यों जा रहा है। विवेक भाई देखिए, इसके भी एक पिछला यदि ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से नहीं, अरविंद मैं करेक्ट करूंगा, मैं रहे नहीं आपके अभी उत्तर है। दे रहा हूं, आपका उत्तर दे रहा हूं। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहता हूँ कि वो रहे नहीं है, वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं, सॉरी, अरविंद केजरीवाल, माफ करिएगा। अरविंद केजरीवाल का जिक्र इसलिए यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए हैं उन्होंने एक दिशा बदली, एक दशा बदली। महिलाओं के क्षेत्र में जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने काम किया है, या महिलाओं की पेंशन से लेके, जिस बसों में फ्री पास से लेके, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने काम किया है, उन्हें एक आर्थिक लाभ देने का काम किया है, परिवार चलाने में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मदद की है, वो ये दूसरे राज्यों की जो सरकार है या केंद्र की जो सरकार है वो सोचने पे मजबूर हुई। एक बेंचमार्क सेट किया दिल्ली सरकार ने और दूसरे राज्यों की सरकार ये सोचने पे मजबूर हुई और उसका पूरे देश में एक असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना चालू की, जो कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा देने का काम चालू किया, 1000 रुपए कुछ महीने में। वो दूसरे राज्यों में भी चालू हुई। तो एक जो सेट ऑफ माइंड था कि महिलाओं को छोड़ के काम किया जा सकता है, अरविंद केजरीवाल ने तो तोड़ा, और महिलाओं को ज्यादा लाभ देते हुए जिस प्रकार से उन्होंने मैसेज दिया देश को, तो दूसरे राज्य की सरकारें भी उसमें काम करने को बाध्य हुई। जब वो काम करना चालू हुआ, दिल्ली सरकार ने भी देना चालू किया, केंद्र की सरकार ने भी महिलाओं को लाभ देना चालू किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने देना चालू किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने, बड़ी बड़ी सभी राज्यों की सरकारों ने देना चालू किया। तो अब उन्हें ये नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है कि जैसे केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला योजना दे दी, सिलेंडर दे दिया महिलाओं को, अलग से उनके खाते में पैसे दिए, तो उन्हें अब ये नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है कि ये खर्चा हमने किया है इसलिए ये महिलाएं हमें ज्यादा वोट दे। मुझे ऐसा लगता है कि अपने अपने किए गए इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से वोट में कन्वर्ट करने हुआ है, ये दिखाने का प्रयास सरकारें कर रही है। विवेक भाई बिल्कुल। तो राजनीति राजनीति में बहुत सारी उलझने और बहुत सारे मोड़ हैं, और अभी कुछ खबरें ऐसी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं, महमूद प्राचा जिस तरह से दावे कर रहे हैं उस पर आपकी आवाज कोई दावा नहीं करती है, ना उसकी पुष्टि करती है, लेकिन अगर कुछ चीजें बाहर आ रही हैं तो देखने लायक जरूर है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उसके बाद उनको कुछ सीसीटीवी फुटेज, मतलब सीसीटीवी फुटेज, रामपुर से, चूंकि वो चुनाव लड़े थे महमूद प्राचा, और रामपुर से चुनाव लड़ने के बाद जब वो हार गए तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने उनको सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई। अब वो उसके क्लिप निकाल निकाल करके डाल रहे हैं महमूद प्राचा। और अगर ये वाकई में सत्य है
तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है कि वो स्ट्रांग रूम को खोलते हुए दिखा रहे हैं उस सीसीटीवी फुटेज में कि स्ट्रांग रूम को खोला जा रहा है, उसके अंदर 3 लोग प्रवेश करते हैं और काफी देर के बाद, चूंकि वो उस क्लिप में वो एरिया घुसते और निकलते हुए दिखा रहे हैं, चूंकि वो बहुत लंबा टाइम है जितनी देर वो अंदर रहे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए महमूद प्राचा का कहना ये है कि उसको उन्होंने केवल अंदर घुसते हुए और बाहर निकलते हुए बीच का हिस्सा काट दिया है, वो डाल रहे हैं। अगर ये वाकई में ऐसा हुआ है, स्ट्रांग रूम खुले हैं सील तोड़ने के बाद, उसमें लोगों का प्रवेश हुआ है और एक समय तक अंदर रहने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं और दोबारा से स्ट्रांग रूम में सील लगाई जाती है, तब चिंता का विषय बनता है भारतीय लोकतंत्र के लिए। और अगर ये बात सच है, तब दूसरी बात भी सच है कि महिलाओं के वोट को अलग दिखा करके शायद कुछ ये साबित करने का प्रयास है कि जो कुछ भी अगर वो हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं, बार बार ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूं अगर वो सच है, तब एक नैरेटिव, क्योंकि उसके बाद ही मेरे दिमाग में ये बात आई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोटों की हेराफेरी को जस्टिफाई करने के लिए कि इस पोलिंग पे अगर हमारा वोट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं ने अलग हट करके वोट दिया है, उनकी राजनीतिक विचारधारा जो पारिवारिक विचारधारा है उससे अलग हट करके वोट दिया। लेकिन ध्यान रखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं, अगर महमूद प्राचा का वो वीडियो सत्य है, जिसका हम लोग दावा नहीं कर रहे हैं, अगर ये घटना सत्य है, तब ये सवाल लाजमी है और खड़ा होता है। अपने देखने वाले दर्शकों को मैं बता दूं कि हर इतवार से अब हम लोग कानून और राजनीति के घालमेल का, कि राजनीति में कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग मैं कहूंगा कि कानून के अंदर प्रावधान है कि मैं जितेंद्र जी के ऊपर एक झूठी एफआईआर करा दूं और उस एफआईआर में दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता रहे और ये जेल में बने रहें, और तब तक जब तक ये साबित ना हो कि ये दोषी हैं निर्दोष हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और चलती है, मैं इनको बराबर बदनाम करता रहूं। कानून का फायदा उठा करके गंदी राजनीति का जो प्रयोग है, इसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें एक पैनल जिसमें जितेंद्र जी होंगे, जिसमें शशि शेखर जी होंगे, लेकिन इनके साथ में हमारे एक कानून के बड़े जानकार संकेत राजन, जिनके वीडियोस भी अभी पड़े होंगे, आप देख लीजिए, जिनके साथ हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, वो भी जाकर के जरूर देखिए कि जो संशोधन हुआ था कानूनों में, किस तरह से नाम बदल के संशोधन के नाम पे ढिंढोरा पीटा गया, और उसको बहुत अच्छे से संकेत राजन ने एक्सप्लेन किया। अब इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हर इतवार को, उस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। फिर किसी मुद्दे पर आगे होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए इतना ही, हम दोनों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।